पिछले क्लास में हम आपको वर्क एनर्जी इन पावर स्टार्ट किए थे फिजिक्स के अंदर। वहाँ पे पढ़ाए थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। किसी भी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन भी बहुत सारा आपको बनवाएंगे। तो एक फार्मूला आया था वर्क बराबर वर्क बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, या वर्क बराबर होता है एफ वेक्टर गुना डी वेक्टर, है ना। वो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, फोर्स जब कांस्टेंट हो, किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स अगर कांस्टेंट हो, फोर्स कब कांस्टेंट होगा जब फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, या फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट हो, या फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब वो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, लिखाए थे पिछले क्लास में, वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, या इसी को बोल देते हैं वर्क डन बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन है। इसमें सवाल भी बनवाएंगे आगे आपको कैसा कैसा क्वेश्चन आता है परीक्षा में। अब देखो आगे आज का टॉपिक है वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। फोर्स दो तरह का होता है, एक होता है कांस्टेंट फोर्स और एक होता है वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदल नहीं सकता है। फोर्स है होता क्या है, फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो फोर्स को कांस्टेंट कब कोई फोर्स कांस्टेंट कहलाता है, या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो या डायरेक्शन कांस्टेंट हो, और या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैसा होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन तो पिछले क्लास में बता चुके थे। आज देखिए हम सीखेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मान लो किसी बॉडी पे अब जो फोर्स लग रहा है कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है, अब लग रहा है वेरिएबल फोर्स। क्या लग रहा है, वेरिएबल फोर्स मतलब जो बार बार वेरी कर रहा है, बार बार बदल रहा है। फोर्स कब बदलेगा, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, या फोर्स का डायरेक्शन बदल जाए, दिशा बदल जाए, या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल जाए, तो हम कहते हैं बॉडी पे लगने वाला फोर्स कैसा होता है, वेरिएबल। क्या होता है, ऐसे नहीं करो, वेरिएबल। आदित्य कुमार, अगर बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। कांस्टेंट फोर्स वाला तो सीख लेंगे। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज चेंजिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ द फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल। अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन बार बार बदल रहा है या मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल रहा है, तो बॉडी पे जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल। क्या बोलेंगे, देखो सपोज ए वेरिएबल फोर्स कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम पोजीशन P1 टू पोजीशन P2। मान लो किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, वेरिएबल फोर्स, उस बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लगा। पहले पोजीशन क्या था बॉडी का, जैसे कुर्सी को हम यहाँ से धकेल के उधर फेंक दिए, तो पहले कुर्सी लग गई, जैसे यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे अभी जो इसका पोजीशन था P1 था, क्या था, P1। अब इसको डिस्प्लेसमेंट लेके यहाँ पे धकेल दिए, अब वहाँ पे कौन सा पोजीशन है, P2। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसको डिस्प्लेस के कुर्सी को वेरिएबल फोर्स लगा के, पहला पॉइंट पोजीशन क्या था, P1 से डिस्प्लेस होकर कहाँ चला गया, P2। तो हमने कहा टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स the path from P1 to P2 can be divided into infinitesimal elements. Each element is so small that during the displacement of the body through it, the force has to be constant. कह रहा है क्या, जो पूरे पाथ में P1 से लेके P2 तक जो पाथ है उसको इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट में बांट दिया। मतलब इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ जो है मान के चलेंगे कि बहुत सारे एलिमेंट से बना है, इनफाइनाइट मतलब अनंत एलिमेंट से बना है। और so during the displacement of the body through it, the force is यहाँ पे क्या लिखा है, can be divided into other element. Each element is so small. प्रत्येक एलिमेंट इस तरह से छोटा होगा that during the displacement of the body through it, the force is said to be constant. जैसे कि उस यहाँ से वहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट किए P1 से P2 तक, तो इनफाइनेटेसिमल एलिमेंट में उसको बांट दिए। अब प्रत्येक एलिमेंट का जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, प्रत्येक एलिमेंट पे जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, जैसा लगेगा कि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना। समझ में आ रहा है ना। अब लिखेंगे इफ dr वेक्टर विद a small displacement of the point of view। मान लेंगे कि सबसे छोटा जो डिस्प्लेसमेंट उसका होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। क्या लिख लेंगे, dr एंड द f वेक्टर विद द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, और वहां पे उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स क्या ले लिए, f। ठीक है, देन वर्क डन बाय द फोर्स, तब उस फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, तो देखो dw वर्क डन क्या होगा, dw। तो क्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क क्या मानेंगे, dw। तो dw क्या होगा, फोर्स है f वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है dr, तो dw क्या होगा, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। समझ में आ रहा, द टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पोजीशन। आप तुमसे पूछेगा टोटल वर्क डन कितना हुआ, पूरा वर्क डन, द P1 से लेके P2 तक जो डिस्प्लेस किए थे, तो टोटल वर्क डन जो निकालना है उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो कभी भी टोटल वर्क डन निकालने के लिए अगर P1 से P2 डिस्प्लेस किए, तो यहाँ पे हम कर देंगे इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। देखो तुमको पहला चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाया गया था बेसिक मैथमेटिक्स, वहाँ तो आपको दो चीज सिखाया गया होगा, एक सिखाया गया था डिफरेंशिएशन और दूसरा सिखाया गया था इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या सब कुछ टोटल चीज आपको क्लियर करके बताया गया। टोटल वर्क डन निकालेंगे, जैसे देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, क्या मान लीजिए P1, क्या मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिए, इसको क्या मान लीजिए P2। ये पाथ हुआ, और किसी भी एक पॉइंट पे इसका मान लो डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिए, dr वेक्टर। क्या मान लिए, अगर इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे dr वेक्टर, कितना वर्क डन हुआ, इस पॉइंट के लिए वर्क डन क्या हुआ,
डी डब्ल्यू इज वेक्टर डॉट डी आर, और टोटल वर्क डन कितना हुआ इस पॉइंट से पॉइंट के बीच में, तो क्या कर देंगे P1 से लेकर P2 तक इसी चीज को क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। अगर टोटल वर्क डन है तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन का साइन बताते हैं ऐसा होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो इस डी डब्ल्यू का क्या कर रही है इंटीग्रेशन, टोटल वर्क निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, देखिए इंटीग्रेशन कर दो वही रहेगा, यहाँ भी देखो इंटीग्रेशन, यहाँ भी देखो इंटीग्रेशन, और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन किसका एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है P1 से लेके P2, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस किए थे P1 से लेके P2, इस देखो तो P1 से P2 डिस्प्लेस कर दिए तो ये इससे हमको क्या मिलेगा वर्क डन, क्या मिलेगा वर्क डन, तो ये टोटल वर्क डन जो होगा W किसके बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। अरे भाई किसी बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस किए पॉइंट P1 से लेके P2 तक तो उसका टोटल वर्क डन क्या होगा वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, एफ वेक्टर क्या है फोर्स है, डी आर वेक्टर क्या है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, P1 क्या है यहाँ पे लोअर लिमिट, P2 क्या है यहाँ पे हायर लिमिट, P1 यहाँ से स्टार्ट किए थे P2 यहाँ पे डिस्प्लेस करके दिए थे। इस पे कैसा सवाल आता है क्वेश्चन पे, इस पे भी हम बताएंगे। कल हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे ना कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन का क्या फॉर्मूला आता था, वर्क डन बराबर एफ डी कॉस थीटा, क्या वर्क डन बराबर एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, अरे को वेरिएबल फोर्स के द्वारा ये जो वेरिएबल फोर्स पर रहे उसके द्वारा वर्क डन क्या है, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर फ्रॉम P1 टू लेके P2। अब आगे देखो इफ r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स P1 एंड P2, मान लो इस P1 पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर में मान लिए r1 वेक्टर, क्या मान लिए इस P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या मान लिए r2 वेक्टर, क्या मान लिए r2, P1 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है r1 वेक्टर, P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या मान लिए r2 वेक्टर, देन द टोटल, तब तो पूछेगा तुमको बताओ टोटल वर्क डन क्या होगा, तो टोटल वर्क डन तो यहाँ पे P1 की जगह क्या मान लेंगे r1 r2 वही चीज रहेगा, देखो वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ द वेक्टर डॉट डी आर फ्रॉम पोजीशन r1 टू लेके r2, अगर इक्वेशन में दिया रहेगा डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा, समझ आ रहा। तो दो तरह का फार्मूला पढ़ा, फिर से देखो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या निकालेंगे, वर्क डन बराबर एफ डी cos थीटा, या सिंपल याद रखो वर्क डन बराबर क्या होगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो cos थीटा आता है, क्या आता है cos थीटा, तो वर्क डन बराबर हो जाता है एफ डी cos थीटा। ये कब लगाएंगे फार्मूला वर्क डन निकालने के लिए, जब बॉडी पे कैसा फोर्स लगेगा कांस्टेंट फोर्स, कैसा लगेगा कांस्टेंट, अगर मान लो बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स नहीं लगे बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लगे उस केस में वर्क डन टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल कर देंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे वेरिएबल फोर्स के द्वारा, उसके लिए कौन सा फार्मूला होगा वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम r1 टू r2, एफ वेक्टर से डी आर वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे कहां से लेके r1 से लेके r2, एफ वेक्टर क्या है फोर्स है वेरिएबल फोर्स, डी आर क्या है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, r1 क्या है P1 पॉइंट का पोजीशन, r2 क्या है P2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इसी चीज को हम तुमको बोलेगा इसी फार्मूला को कार्टेशियन फॉर्म में लिख के दिखाओ, किस फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में इसी फार्मूला को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन मतलब एक्स एक्सिस के फॉर्म में, वाई एक्सिस के फॉर्म में, जेड को पता है ना कितने एक्सिस होते हैं, 3 ठो एक्सिस, कितने होते हैं जी 3, ए मैथ में पढ़े हो ना, मैथ में पढ़ा होगा बचपन में 9th 10th में, देखो ये देखो मैथ में पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं एक्स, क्या बोलते हैं वाई, इसको क्या बोलते हैं वाई, इसको क्या बोलते हैं जेड, 3 एक्सिस होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तुमको पता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर लेते हैं आई वेक्टर, आई कैप, यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप, जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप, वो सब इस्तेमाल करके इसी फार्मूला को कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। देखो कार्टेशियन लिखा है व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेरीज विथ पोजीशन वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ds, वे मान लो अगर किसी बॉडी पे जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है वेरी कर रहा है बार-बार बदल रहा है, तो कैसा फोर्स लग रहा है वेरिएबल फोर्स, तो उस वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा किस डिस्प्लेसमेंट के लिए इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, क्या है ds वेक्टर, क्या है ds वेक्टर, इस केस में क्या होगा वर्क डन dw बराबर क्या होगा f वेक्टर गुणे ds वेक्टर। तो ध्यान दो वही अभी हम बता रहे थे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन, मान लो पोजीशन ए से स्टार्ट किया, देखो पोजीशन ए से स्टार्ट किया कहाँ तक गया बी तक, तो मान लो किसी भी एक पॉइंट यहाँ पे से ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, मान लेंगे ये पॉइंट कोई भी ले लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक के जर्नी में, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, इस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है
F vector। उसमें लग रहा क्या है F vector। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट कुछ मान लिए, छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिए, DS vector। क्या मान लिए, DS vector। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस छोटे से पॉइंट के लिए हम वर्क डन निकाल लेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वर्क डन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा कि नहीं, ए से बी तक। ए से बी तक का वर्क डन, मान लो मैं पार्टिकल ए पे था, उसको डिस्प्लेस किया कहाँ पहुंच गया, बी पे। अब ए से बी तक बोला बताओ टोटल वर्क डन कितना निकालेंगे। तो किसी भी इसमें से छोटा सा पॉइंट ले लेंगे, उसको उस पॉइंट पे फोर्स क्या लगा, मान लो F vector। डिस्प्लेसमेंट, छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डीएस DS वेक्टर। vector। ये दोनों पॉइंट के बीच में वर्क डन कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से लेके बी तक, है ना। तो वही आ जाएगा टोटल वर्क डन, ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, ए से बी तक वर्क डन जो होगा वो क्या मानेंगे, डब्ल्यू ए बी। क्या मानेंगे, डब्ल्यू ए बी का मतलब क्या हुआ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। तो ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, ए से लेके बी। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट क्या है, बी। किसको इंटीग्रेट करेंगे, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ डॉट डीएस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, cos थीटा। एफ डीएस क्या होगा, एफ cos थीटा गुना डीएस। डॉट प्रोडक्ट होता है तो cos थीटा आ जाता है, एफ cos थीटा गुना डीएस। समझ में आ रहा। अब आगे देखो, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इसका जो कंपोनेंट्स होगा, एक्स एक्सिस के अलावा, वाई एक्सिस के अलावा, जेड एक्सिस के अलावा, तीनों एक्सिस के अलावा कंपोनेंट्स होता है। उसके अलावा कैसे लिखते हैं, मान लो फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, वहां पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का तीन कंपोनेंट हो सकता है ना, एक्स एक्सिस के अलावा, वाई एक्सिस के अलावा, एक्स एक्सिस के अलावा हो सकता है कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट किधर होगा, वाई एक्सिस के अलावा। तीसरा कंपोनेंट किधर होगा, जेड एक्सिस। जेड। इधर क्या लेता है, क्या इधर क्या लेते हैं, J कैप। इधर क्या लेते हैं, K कैप। इधर क्या लेते हैं, K कैप। तो देखो ये एक्स एक्सिस के, तुमसे पूछेगा फोर्स का तीनों कंपोनेंट लिखो। एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट क्या है, फोर्स का एफ एक्स। इसके अलावा क्या यूनिट बनता है, I कैप। प्लस वाई कंपोनेंट क्या होगा, फोर्स का एफ वाई। कौन सा यूनिट वेक्टर, जे कैप। प्लस जेड एक्सिस के अलावा फोर्स का F Z। एफ जेड। कंपोनेंट क्या होगा, K कैप। ये तुमको परीक्षा में दिया जाएगा, वेक्टर को एफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। और जो डीएस वेक्टर जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको भी अगर कंपोनेंट के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डीएस वेक्टर। एक्स कंपोनेंट डीएक्स का क्या होगा, डीएक्स। इसके अलावा यूनिट वेक्टर आई कैप, तो डीएक्स आई कैप प्लस डीएक्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होगा, डीवाई। इसके अलावा यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जेड एक्सिस के अलावा कंपोनेंट क्या होगा, डीजेड। यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। तो डीएस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप। अब इसको देखो, वर्क डन फ्रॉम ए टू, इस फार्मूला निकाल दो। ये जो फार्मूला निकाले हैं वेरिएबल फोर्स के द्वारा, वर्क डन फ्रॉम ए टू, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ cos थीटा गुना डीएस। तो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक एफ cos थीटा गुना डीएस। तो देखो एफ का कंपोनेंट क्या है, ये वाला, ये पूरा ला दो यहाँ पे, एफ एक्स आई का प्लस एफ वाई जे का प्लस एफ जेड का गुना किसको करेंगे, डीएस से। वर्क डन की फोर्स किससे गुना होता है, डीएस से। डीएस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप, उसको गुना करके डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड। अब आगे देखो, तो टोटल ये बराबर किसके होगा, तो वर्क डन फॉर्म देखो, x वाला को देखो, इस x दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कभी भी निकाला जाता है, x को x के साथ गुना करते हैं, Y के Y, y के साथ, Z के Z। z को z के साथ। तो देखो fx गुना किसके साथ होगा, dx के साथ। dx। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे तो ये इसके साथ गुना होगा, इसको अलग से लिख देंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, x वाला है, x से टू x b। किसके साथ होगा, fx गुना dx प्लस फिर y वाला ले लेते हैं, y को इसके साथ गुना करेंगे, dy कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, y से yb तक प्लस fz को किसके साथ गुना करेंगे, dz। तो इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन fz गुना dz कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, z से zb। समझ में आ गया। ये परीक्षा में तुमको दिया रहेगा, कंपोनेंट डायरेक्ट डालोगे इस तरीके से, टोटल x का x के साथ, y का y के साथ, z का z के, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। समझ में आ रहा। इस पे कैसा आता है क्वेश्चन, हम सब आपको सब बताएंगे एग्जाम में। अभी तक जितना भी वर्क डन में टोटल कंसेप्ट आपको पता है, पहले जो क्या पढ़ा है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा अगर वर्क निकालना हो एग्जामिनेशन में तो कैसे निकालेंगे, किस तरह का क्वेश्चन आता है कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, फार्मूला भी आपको बताए थे, समझाए भी थे, एक्सप्लेन भी किए थे। वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कैसे निकाले थे उसको भी आपको हम एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद अगर कंपोनेंट्स के टर्म में लिखे वेरिएबल फोर्स को, तो वर्क डन को निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा, देखो ये वाला, x एफ एक्स गुना डी एक्स, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स एस एक्स बी प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई गुना डी वाई, वाई ए टू वाई बी प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड गुना डी जेड, जेड से लेके जेड बी। अब अगला क्लास में क्या पढ़ाएंगे, कैलकुलेटिंग वर्क फ्रॉम ग्राफ। मान लो ये सब तो फार्मूला से हुआ है ना, तीन चार तरह का, दो तरह का फार्मूला पढ़ा है अलग अलग फॉर्म में, उससे हम वर्क डन निकालेंगे। सवाल भी आपको बनवाएंगे परीक्षा में कैसा आता है। अगर तुमसे पूछा डायरेक्ट ग्राफ से वर्क निकालो, क्या चीज से, ग्राफ से। ग्राफ पढ़ा है ना, मैथ में तुम बहुत सारा ग्राफ पढ़ा होगा, हम जो पढ़ाए थे तुमको फिजिक्स जहाँ शुरू हुआ था वहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में आपको बहुत तरह का ग्राफ दिखाया गया था, सर्किल का ग्राफ,
स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, है ना, बहुत सारा ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है, सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, सर्किल का ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोला का कैसा ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसा होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, इलिप्स का ग्राफ कैसा होता है, उसका इक्वेशन कौन सा आता है, ये आपको हर कुछ डिस्कस किया गया था फर्स्ट चैप्टर में, बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर में। तो हम लोग यहाँ भी देखेंगे ग्राफ से कोई भी चीज आसानी से निकल जाता है। देखो फार्मूला से भी निकलेगा, एक सवाल को बनाने का दो तरीका, तीन तरीका हो सकता है। हम जो चीज तुमको वर्क निकालेंगे, तुमको जो हम फार्मूला से वर्क निकाल के दिखलाएंगे, जो आंसर आएगा ना वही तुम ग्राफ से भी निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो दोनों तरीका से सिखाएंगे वर्क निकालना, जैसे फार्मूला से भी सिखाएंगे, फार्मूला पे कैसा सवाल आता है वही बताएंगे। अब अगले दिन आपको हम पढ़ाएंगे कैलकुलेटिंग वर्क डन फ्रॉम ग्राफ। क्या लिखा हुआ, कैलकुलेटिंग वर्क डन फ्रॉम ग्राफ से हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। ग्राफ दिया रहेगा परीक्षा में, तो उससे तुमको पूछेगा वर्क निकालो, तो कैसे निकालोगे। तो ग्राफ से कैसे वर्क कैलकुलेट किया जाता है, उस पर किस तरह का क्वेश्चन आता है, प्लस पीछे जो वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन पे कैसा क्वेश्चन आता है, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन पे कैसा क्वेश्चन आता है। इस सारी कहानी को अगर आपको जानना है तो हमारा इंतजार करना पड़ेगा अगला वीडियो लेक्चर। तो फिर से मिलेंगे फिजिक्स के नए वीडियो लेक्चर में।